हाय फ्रेंड्स, पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड 2019-21 के तृतीय सेमेस्टर के आज विषय शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध विषय के अंतर्गत महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों की सीरीज हम लेकर के आए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पीके दिनेश एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से हो। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आज का पहला प्रश्न है, मापन क्या है? उत्तर है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंकों, मध्यांक तथा मध्यमान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? उत्तर है, यह कथन रास का है। अगला प्रश्न है, मापन में यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी, जबकि मूल्यांकन यह बताता है कि वस्तु कितनी अच्छी है। यह कथन किसकी है? उत्तर है, यह कथन रेमर्स व गेज का है। अगला प्रश्न है, मापन का प्रमुख तत्व क्या है? उत्तर है, वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होता है। अगला प्रश्न है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उसके व्यक्तित्व एवं रुचियों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? उत्तर है, मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मापन के कितने प्रकार होते हैं? उत्तर है, सामान्यतः मापन के 3 प्रकार होते हैं, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन, इंसेप्टिव मापन। अगला प्रश्न है, फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? उत्तर है, फॉर्मेटिव संरचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य विद्यालय कक्षा और स्वयं छात्रों द्वारा निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच करना है। अगला प्रश्न है, मापन तथा मूल्यांकन में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, मापन एक सामान्य शब्द जबकि मूल्यांकन एक तकनीकी शब्द है। अगला प्रश्न है, परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है? उत्तर है, संकुचित। अगला प्रश्न है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, परीक्षण क्या है? परीक्षण वे वस्तुनिष्ठ एवं मानवीकृत साधन है जिसके द्वारा संपूर्ण मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों संबंधी योग्यताओं का मात्रात्मक एवं गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके अंतर्गत छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच प्रतिमाह या तिथिवार की जाती है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, निरंतर मूल्यांकन योजना किसे कहते हैं? उत्तर है, सतत मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का क्या अर्थ है? उत्तर है, बालक के अधिगम को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाले स्थूल, सूक्ष्म, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ज्ञात, अज्ञात अनेकों पक्ष हैं जिनका मूल्यांकन करना व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? उत्तर है, व्यापक मूल्यांकन के 3 पक्ष हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर है, सतत मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है सत्र परीक्षा, दूसरा है मासिक परीक्षाएं, तीसरा है सेमेस्टर पद्धति। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं? उत्तर है, मूल्यांकन के निम्नलिखित पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष।
अगला प्रश्न है, ब्लूम ने मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष में क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? उत्तर है, ब्लूम ने मूल्यांकन को 6 वर्गों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, समेटिव मूल्यांकन आकलित मूल्यांकन क्या है? उत्तर है, समेटिव मूल्यांकन आकलित मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन भी कहलाता है। इसके द्वारा छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष तथा क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन के कितने स्तर हैं? उत्तर है, शैक्षिक मापन के मुख्य रूप से 4 स्तर हैं। शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर, अनुपात स्तर। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्या अर्थ है? उत्तर है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है। यह संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? उत्तर है, नवीन धारणा के अनुसार इस प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं: शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्रों के व्यक्तित्व के कौन कौन से अंग आते हैं? उत्तर है, ज्ञान, कुशलताएं, रुचियां, योग्यताएं, बुद्धि। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? उत्तर है, मूल्यांकन के 3 सोपान हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता किस कारण होती है? उत्तर है, मूल्यांकन की प्रशासनिक आवश्यकता शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए होती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताइए। उत्तर है, मूल्यांकन 2 शब्दों के मेल से बना है: मूल्यांकन, मूलधन अंकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की परिभाषा दीजिए। परिभाषा है, मूल्यांकन में व्यक्ति या समाज तथा दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। रेमस एंड गेज। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है? उत्तर है, डॉक्टर पटेल के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधि के उद्देश्यों के अनुरूप कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? उत्तर है, 4 वर्गों में। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष क्या है? उत्तर है, स्वाभाविकरण करना। अगला प्रश्न है, बोध क्या है? उत्तर है, बोध किसी वस्तु की भाव को ग्रहण करने की योग्यता है। अगला प्रश्न है, लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है, बच्चों को वर्णों को ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना। अगला प्रश्न है, लिखित अभिव्यक्ति की कोई एक उपयोगिता लिखिए। उत्तर है, बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या क्या हैं? उत्तर है, कहानी कथन, भाषण, कविता, पाठ विचार विमर्श आदि। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार क्या है? उत्तर है, साक्षात्कार अनुसंधान की कोई प्रणाली नहीं अपितु आंकड़े प्राप्त करने का एक प्रभावशाली साधन है। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार प्रक्रिया का एक दोष बताइए। उत्तर है, इससे आंकड़े एकत्रित करने में अपेक्षाकृत समय अधिक लगता है, अतः यह विधि व्यावहारिक नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण क्या होता है? उत्तर है, अच्छे परीक्षण संप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी अच्छे परीक्षण को किन कसौटियों में मापा जाता है? उत्तर है, एक अच्छे परीक्षण को 2 प्रकार की कसौटियों में मापा जाता है। पहला है उत्तम परीक्षण की व्यावहारिक कसौटियाँ, दूसरा है उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की व्यावहारिक कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर है, उद्देश्य पूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत। अगला प्रश्न है, उत्तम परीक्षण की तकनीकी कसौटियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर है,
वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, विभेदन शक्ति, मानक। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण की कोई एक विशेषता बताइए। उत्तर है इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर निश्चित एवं संक्षिप्त होते हैं। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। उत्तर है इसमें नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण का कोई एक दोष बताइए। उत्तर है निबंधात्मक परीक्षण को एक मुख्य दोष विश्वसनीयता में कमी होना है। अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण का एक गुण बताइए। उत्तर है इसमें भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता होती है। अगला प्रश्न है ब्लूप्रिंट क्या है। उत्तर है पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, प्राप्य उद्देश्यों पर बल का निर्धारण, प्रश्नों की रचना संबंधी बिंदुओं पर तैयार की गई सारणियों के आधार पर प्रश्न रचना हेतु एक अलग सारणी तैयार की जाती है। इसमें प्राप्त उद्देश्य, पाठ्य सामग्री, प्रश्नों के प्रकार एवं उनकी संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। इसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कौन कौन से होते हैं। ज्ञान, बोध, प्रयोग, कौशल। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण क्या है। उत्तर है निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा शैक्षिक उपादान है जिसके आधार पर पठित विषय वस्तु की सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता एवं कमियां परिलक्षित होती हैं। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण की विशेषता बताइए। उत्तर है यह परीक्षण मानकीकृत एवं मानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है उपलब्धि परीक्षण क्या है। उत्तर है उपलब्धि परीक्षण द्वारा किसी विषय या कई विषयों में छात्र की सामान्य योग्यता का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की कोई दो विशेषताएं बताइए। उत्तर है वैधता, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है शोध कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर है शोध 3 प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक शोध, व्यावहारिक शोध, मूलभूत शोध। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध से आप क्या समझते हैं। उत्तर है क्रियात्मक शोध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है परिकल्पना क्या है। उत्तर है समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान करना ही परिकल्पना कहलाता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी माना जाता है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है। उत्तर है क्रियात्मक शोध का मूल आधार है समस्या हमारी, समाधान भी हमारा। अगला प्रश्न है शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। उत्तर है शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना में ही आती है। इसके अंतर्गत शोध करने वाले को किसी भी प्रकार की लाभ प्राप्त नहीं होता। अगला प्रश्न है सकारात्मक परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। उत्तर है इसमें परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है। उत्तर है नकारात्मक परिकल्पना क्या है। उत्तर है इसमें परिकल्पना का कथन नकारात्मक होता है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर है व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, दूसरा है परिवर्तनों के विरोध की शक्ति कम कर देना। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के कोई 2 लाभ बताइए। उत्तर है स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन, दूसरा है समस्या की मूल्यांकन में सहायक। अगला प्रश्न है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है। उत्तर है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों आदि में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है।
अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? उत्तर है नमूना तैयार करना, दूसरा है ब्लूप्रिंट तैयार करना, तीसरा है प्रश्न बनाना और चौथा है प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, व्यावहारिकता से क्या आशय है? उत्तर है व्यावहारिकता से आशय है कि परीक्षा का प्रयोग सरलता से किया जा सके तथा परीक्षा का मूल्यांकन भी सरलता से हो सके। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परिकल्पना क्या है? उत्तर है क्रियात्मक परिकल्पना क्रियात्मक शोध का एक मुख्य कारण चरण है। अगला प्रश्न है, निर्देशित परिकल्पना क्या है? उत्तर है जब शोधकर्ता को परिकल्पना द्वारा उचित दिशा प्राप्ति होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशित परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? उत्तर है निर्देशित परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? उत्तर है 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न 4 प्रकार के होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अतिलघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता से आपका क्या आशय है? उत्तर है विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसमें बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन में इस संबंध को स्पष्ट करें। उत्तर है शिक्षण के द्वारा अधिगम सीखने सिखाने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। जब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच अर्थात मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है? उत्तर है मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो बालक की शैक्षिक योग्यता को प्रतिशत मात्रा अंकों में प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने की प्रक्रिया ही परीक्षण है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है ज्ञानात्मक व भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है बालक के अधिगम की प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक के मूल्यांकन के लिए ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर है रचनात्मक एवं योगात्मक। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण में यथार्थता वैधता का क्या अभिप्राय है? उत्तर है अच्छे परीक्षण में वैधता से अभिप्राय है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, जिस मापन के उद्देश्यों के लिए उसे तैयार किया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर है प्रश्न करने का उद्देश्य यह है कि बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगता है। बालक परिस्थिति अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर है प्रश्न स्पष्ट भाषा में होने चाहिए, प्रश्न ना ज़्यादा सरल ना ही अधिक कठिन होने चाहिए, प्रश्न स्तर के आधार पर होने चाहिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख कारण बताइए। उत्तर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा निबंधात्मक प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। उत्तर है कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्रियात्मक शोध है।
अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? उत्तर है, शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, साक्षात्कार द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, अवलोकन द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है? उत्तर है, परिकल्पना से तात्पर्य उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थित विधियों में नवीनता का संचार करे। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि, शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाना, वर्गीकरण, चयन, निर्देशन में सहायता देना आदि है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। उत्तर है, मूल्यांकन को भावात्मक पक्ष से आशय विद्यार्थी के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्यों, मनोवृत्तियों, अभिवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान सहगामी पक्ष से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर है, मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के पश्चात भावात्मक तथा कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक पक्ष आता है, जिसे संज्ञान सहगामी पक्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में युग्म मूल्यांकन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, युग्म मूल्यांकन छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन का आशय बताइए। उत्तर है, सतत मूल्यांकन से आशय उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है तथा जिससे विद्यार्थी के अनुभवों और व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का लगातार मूल्यांकन होता रहे। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। उत्तर है, व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सभी पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारात्मक का मूल्यांकन करना है। अगला प्रश्न है, बच्चों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? उत्तर है, बच्चे की अभिवृद्धि का अर्थ है कि बालक में डील डौल तथा भार में वृद्धि इसमें मांसपेशियों, शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण रखने और तर्क करने क्षमता में वृद्धि होती जाती है। तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों में आपका क्या आशय है? उत्तर है, जोड़ा बनाने वाले प्रश्नों से आशय दी गई सूचियों दो या अधिक में एक सूची, आधार सूची के एकांशों को दूसरी सूची, प्रतिक्रिया सूची जिसमें एक या अधिक सूचियां हो सकती हैं के एकांशों से मिलाना या जोड़ा बनवाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य बताइए। उत्तर है, क्रियात्मक शोध का उद्देश्य शिक्षा जगत के लोगों द्वारा विद्यालय की सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध से आपका क्या तात्पर्य है? उत्तर है, क्रियात्मक शोध से तात्पर्य उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधी लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यायादर्श से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के उपकरण के अंतर्गत अवलोकन का क्या तात्पर्य है? उत्तर है,
क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखना या अवलोकित करना जिससे उसके वांछित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। उत्तर है, क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से एकत्रित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, शून्य परिकल्पना का अर्थ समझाइए। उत्तर है, शून्य परिकल्पना एक प्रकार से नकारात्मक परिकल्पना होती है जिससे यह मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है अथवा दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं बताइए। उत्तर है, क्रियात्मक शोध की दो विशेषताएं हैं। शोध की समस्या अनुभवजन्य होती हैं। दूसरा है, यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रित परिस्थिति को उत्पन्न किए संपन्न किया जाता है। अगला प्रश्न है, नवाचार से आप क्या समझते हैं। उत्तर है, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना अथवा किसी कार्य को नए ढंग से करना है। आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण बताइए। उत्तर है, अवलोकन एवं क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, क्रियात्मक शोध शोध का एक व्यावहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास खुद उनके द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अच्छे प्रश्नों की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। प्रश्न की शब्दावली संक्षिप्त हो, उसकी भाषा पुस्तक की भाषा से अलग हो, वह विचारोत्तेजक हो, प्रश्न की दुविधा न उत्पन्न करे, प्रश्न विद्यार्थी के मानसिक विकास के अनुरूप हो, उसमें क्रमबद्धता हो इत्यादि। अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों से प्रश्न क्यों किए जाते हैं। उत्तर है, कक्षा में प्रश्न विद्यार्थी के विषय में रुचि जागृत करने, विषय के ज्ञान व समझ की परीक्षा लेने, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से संबद्ध करने, पाठ की पुनरावृत्ति करने, नए ज्ञान का अभ्यास करने, मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि के लिए किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है। उत्तर है, क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर है, मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार निम्न हैं। मौखिक, लिखित, साक्षात्कार, निरीक्षण, अवलोकन, प्रायोगिक, रचनात्मक, आकलित। अगला प्रश्न है, व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताइए। उत्तर है, विद्यार्थी के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उसके व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्ष हैं संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक एवं व्यावहारिक। अगला प्रश्न है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। उत्तर है, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार हैं स्मृति प्रश्न, विचारोत्तेजक प्रश्न, शिक्षण प्रश्न, परीक्षण प्रश्न, समस्या प्रश्न, तुलनात्मक प्रश्न, बोध प्रश्न इत्यादि। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। उत्तर है, विद्यालय में विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान उसके सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय की संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है।
उत्तर है मूल्यांकन से आशय मूल्य के अंकन से है। शिक्षा में मूल्यांकन से आशय विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। अगला प्रश्न है शैक्षिक मापन किसे कहते हैं? उत्तर है शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी के साथ ही शिक्षा एवं उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है परीक्षण का अर्थ बताइए। उत्तर है परीक्षण मापन हेतु प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकार है जिसकी वैधता विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता को उसके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है? उत्तर है क्रियात्मक शोध के अंतर्गत समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाता है। इस कारण से इसकी व्यवहारिकता अधिक होती है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग कौन से हैं? उत्तर है मुख्य अंग शिक्षण उद्देश्य, अधिगम प्रक्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के चरण क्या हैं? उत्तर है क्रियात्मक शोध के प्रमुख चरण हैं समस्या का चयन, समस्या को परिभाषित करना, समस्या सीमांकन, समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण, अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, विश्लेषण एवं निष्कर्ष। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू की गई? उत्तर है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा क्रियान्वयन आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार बताइए। उत्तर है निबंधात्मक परीक्षा के प्रकार वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं बताइए। उत्तर है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं अच्छे परीक्षण संप्रयोजन एवं उद्देश्यपूर्ण होते हैं। दूसरा है अच्छे परीक्षण मानव व्यवहार की वस्तुनिष्ठता एवं व्यापकता के साथ मापन करते हैं। तीसरा है अच्छे परीक्षण का प्रशासन सरल होता है। चौथा है अच्छे परीक्षण फलांकन की दृष्टि से सुगम होते हैं। पांचवा है अच्छे परीक्षण विश्वसनीय होते हैं। अगला प्रश्न है मापन के प्रकार बताइए। उत्तर है शाब्दिक या नामित मापन, क्रमिक मापन, आंतरिक मापन, अनुपात मापन। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध की समयावधि क्या है? उत्तर है BTC के लिए 1 महीना। अगला प्रश्न है विश्वसनीयता किसे कहते हैं? उत्तर विश्वसनीयता अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए अर्थात जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वसनीयता से तात्पर्य ऐसी परीक्षा से है जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान निष्कर्ष प्राप्त होगा अर्थात यदि किसी परीक्षण के परिणाम पुनः परीक्षण के पश्चात समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो उस परीक्षा को विश्वसनीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों का किया जाता है? उत्तर है निदानात्मक परीक्षण निदान शब्द शिक्षा में चिकित्सा शास्त्र से आया है जिसका अर्थ है मूल कारण को जानना या रोग का निर्णय करना। जिस प्रकार चिकित्सक किसी रोगी के लक्षणों एवं विभिन्न के आधार पर उसके रोग का निदान करता है उसी प्रकार शिक्षक भी छात्र के पिछड़ेपन, विषय संबंधी कमजोरियों, सीखने संबंधी कठिनाइयों एवं दोषों का पता निदानात्मक परीक्षण द्वारा लगाकर समस्याओं को दूर करता है। कार्टर गुड की परिभाषा है निदान का अर्थ है सीखने संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारित करना। अगला प्रश्न है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य बताइए। उत्तर है उपचारात्मक परीक्षण के उद्देश्य पहला है छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन करना, दूसरा है छात्रों की योग्यता में वृद्धि करना, तीसरा है छात्रों के मानसिक तनाव के कारण शिक्षा कार्य में होने वाले अवरोध को दूर करना, चौथा है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना जागृत करना। अगला प्रश्न है दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है
दक्षता आधारित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की अधिगम प्रक्रिया का निर्माण सतत रूप में होता रहता है। इसके लिए दक्षता आधारित मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार छात्रों द्वारा सीखे गए रचनात्मक कौशलों का आकलन होता है। आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य है कि छात्रों की दक्षता पर आधारित न्यूनतम अधिगम जांच विश्लेषण करना, जिससे छात्रों की दक्षता ग्राह्यता को सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन से हैं? उत्तर है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। उत्तर है NCERT के अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं, कक्षा में दिए गए अधिकतम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं और कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मूल्यांकन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। उत्तर है चयन एवं वर्गीकरण में सहायक, दूसरा है पूर्व कथन, तीसरा है तुलना, चौथा है परामर्श एवं निर्देश, पांचवा है निदान, छठवां है अन्वेषण एवं शोध कार्य। अगला प्रश्न है, कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा सकता है? उत्तर है उत्तेजना का उद्दीपक, गत्यात्मक क्रिया या कार्यवाही, तीसरा नियंत्रण, चौथा है सामंजस्य, पांचवा है स्वाभाविकरण। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान में मूल्यांकन की क्या उपयोगिता है? उत्तर है मूल्यांकन की उपयोगिता निम्न प्रकार है, सीखने की प्रेरणा, पाठ्यक्रम में परिवर्तन, शिक्षण में उन्नति, परीक्षण प्रणाली में सुधार, विद्यालयों का सुधार। अगला प्रश्न है, अवलोकन का मूल्यांकन में क्या महत्व है? उत्तर है क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से तात्पर्य है उस शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य या व्यवहार को देखने या अवलोकित करना, जिससे उसके कार्य व्यवहार की विषय में निर्णय लिया जा सके। अगला प्रश्न है, नवाचार की दृष्टि से प्रार्थना स्थल की किन्हीं दो गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न है प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। इसका उत्तर है प्रश्नों की सफाई की जांच तथा स्वच्छ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। दूसरा है किसी महापुरुष द्वारा धर्म ग्रंथ में वर्णित सद्वाक्य का वाचन तथा उसका अनुसरण करने की प्रेरणा देना। अगला प्रश्न है, रचनात्मक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? उत्तर है रचनात्मक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है जिससे किसी निर्माणाधीन शैक्षिक कार्यक्रम शिक्षण प्रविधि को अंतिम रूप देने से पूर्व उसमें आवश्यक संशोधन या परिमार्जन किया जा सके। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में न्यायादर्श का क्या अर्थ है? उत्तर है न्यायादर्श से आशय किसी जनसंख्या से चुने गए उस छोटे समूह से है जिनका चयन इस प्रकार किया गया है कि वे संपूर्ण कार्य जनसंख्या का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हों। अगला प्रश्न है, परीक्षण में वैधता से क्या तात्पर्य है? उत्तर है किसी परीक्षण या परख की वैधता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी सत्यता से उस वस्तु का मापन करती है जिसके मापन के उद्देश्य से उसका निर्माण किया गया है। अतएव यह स्पष्ट है कि परीक्षण वैधता का उसके उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। वैधता एक अच्छे परीक्षण का मुख्य गुण है, अर्थात परीक्षण में वैधता से आशय उस कार्यकुशलता से है जिससे कि वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए। उत्तर है नवाचार वह विचार है जिसके मानने या स्वीकार करने वाला उसे नवीन विचार के रूप में देखता और अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कोरे की एक परिभाषा है 1953 के अनुसार इन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यावहारिक कार्यकर्ता, शैक्षिक हेडमास्टर, व्यवस्थापक, निरीक्षक
इत्यादि वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण लिखिए। उत्तर है अवलोकन एवं साक्षात्कार क्रियात्मक शोध के दो प्रमुख उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, परिकल्पना क्या है? उत्तर है क्रियात्मक शोध की विशिष्ट समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। अगला प्रश्न है, लिखित परीक्षण की उपयोगिता लिखिए। उत्तर है लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता, इसमें बालक का ज्ञान दृढ़ एवं अस्थायी होता है। दूसरा है, पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार से समझ लेता है। तीसरा है, बालक में मौलिकता का विकास होता है। चौथा है, बालक में चिंतनशील ग्रहण शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? उत्तर है सामाजिक कौशल मूल्यांकन के मापन एवं मूल्यांकन हेतु 3 प्रकार के उपकरण प्रयोग किए जाते हैं। समाज मिति मैट्रिक्स, सोशियोग्राम तथा समाज मिति गुणांक। इन उपकरणों से बालक से सामाजिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित होती हैं? उत्तर है क्रियात्मक पक्ष से। अगला प्रश्न है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर है मौखिक अभिव्यक्ति की साधन, इसमें वार्तालाप, कहानी, कथन, भाषण, कविता, पाठ, संवाद, चर्चा, परिचर्चा, विचार विमर्श, आत्मकथा, स्मरण आदि सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक परीक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। उत्तर है ऐसे बालकों का पता लगाने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक छात्र कमजोरी तथा उसके कारण भी ज्ञात होते हैं, अतः ऐसे छात्रों को जिन्हें निदान की आवश्यकता हो स्वयं ही अध्यापक के पास आना चाहिए। दूसरा है, जिन छात्रों की उपलब्धि संतोषजनक हो उन्हें उपलब्धि परीक्षण तथा बुद्धि परीक्षण द्वारा छाट लिया जाए। अगला प्रश्न है, तीसरा है इसका, जिन बालकों को निदान की आवश्यकता है उनका चयन अध्यापक वर्ग अनुभव के आधार पर भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। उत्तर है शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा के क्षेत्र की कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक एवं अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोज सके। पाठ्यक्रम को छात्रों की आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप बदला जा सके। तीसरा, शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाया जा सके। चौथा, कम समय में ही समस्याओं को शीघ्रता एवं सरलता से सुलझाया जा सके। पाँचवा है, शिक्षा से संबंधित दैनिक समस्याओं का सही हल खोजा जा सके। छठवां है, शिक्षण में व्यवहारिकता लाई जा सके। दोस्तों, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और आगे हम यूपी टेट और सुपर टेट सी टेट की भी क्लासें आयोजित करेंगे। तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। धन्यवाद।